प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 का साइंस है और साइंस में चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित कुछ चीजों को आप जान चुके हैं, पहले ही आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए आपकी समझ कुछ पॉइंट्स को लाए हैं। तो ध्यान दिया जाए। पॉइंट है पहला, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। आप तो इतना बात तो समझ गए हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था है पदार्थ। आपका पॉइंट बता रहा है पदार्थ की अवस्था में बदलाव। इसकी अवस्था में बदलाव कैसे होता है, क्या कारण है बदलाव होने का? ये ठोस है, द्रव है, गैस है, ये अवस्था है, स्टेटस है उसका। किसका? पदार्थ का, मेटर का। अब वैज्ञानिक साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट थ्योरी कभी कभी बताता है हमें कि अगर हम बहुत डीप हम चले जाते हैं, इसके बीच के जो अंतर है उसे हम मिटा करके हम जो चलते हैं, इन जो 3 अवस्थाएं दिखाई हुई है ये नहीं है। लेकिन ये बहुत गहराई का मामला है और हमें उतनी गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जहां चल रहे हैं इसको बखूबी हमें समझना है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। एक ही पदार्थ को 3 अवस्थाओं में हम लोग भटकाते हैं। 3 अवस्था में भटकाते हैं, तीनों अवस्था में। किसमें? ठोस में, द्रव में और गैस में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सपोज किया जाए हमारे पास वाटर है, पानी तो सबके घरों में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है भूमि पर। और इस पानी, वाटर की का क्या अवस्था है? अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का अवस्था क्या है, तो देखिए वाटर का जो अवस्था है इसको हम आसानी से, इस वाटर की अवस्था को आसानी से हम बदल लेते हैं। तीनों अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है आसानी से, बहुत इजी मेथड से। ऐसे दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सभी तो कणों से बने हैं, तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो समानता है उनके कणों के अभिलक्षण के आधार पर। जो परिभाषा बतलाता है द्रव का, जो परिभाषा बतलाता है पदार्थ का, जो परिभाषा बतलाता है उसके अनुसार से। लेकिन जल को हम आसानी से तीनों अवस्था में हम बदल लेते हैं। तीनों अवस्था में ठोस यानी बर्फ का टुकड़ा जो आप देखते हैं, आइसक्रीम वगैरह जो आप खाते हैं, क्या है? ठोस है। लेकिन है वो क्या? आप आइसक्रीम को छोड़ दें कुछ देर के लिए और वो इस वातावरण की गर्मी को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके, इस एटमॉस्फेयर का हीट को एब्जॉर्ब करके और अपनी अवस्था को बदल लेगा और जल में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा हीट दे दिया उसे, या ज्यादा देर तक उसे, इस वातावरण की उष्मा लगते रह गई, तो वह उष्मा उसे द्रव अवस्था में भी अस्थिर रहने नहीं देगी, उसे बदल देगी गैसीय अवस्था में। गैस बन करके उड़ जाएगा, वाष्पीकरण होकर के ऊपर उड़ जाएगा। ये है अवस्था में बदलाव। इस प्रकार से अवस्था में बदलाव होता है। और बदलाव होने का कारण कौन है? तो यहां लिखा हुआ है मुख्य कारण तापमान परिवर्तन। किसकी अवस्था? पदार्थ की अवस्था में बदलाव का मुख्य कारण तापमान परिवर्तन। ये सारा जो खेल हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तापमान के कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण हो रहा है। टेम्परेचर में बदलाव, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हर समय घटना घटेगी, लेकिन घटना अलग अलग हो जाएगा। इंक्रीज हुआ तो अलग घटना घटेगा, डिक्रीज हुआ तो अलग घटना, यानी तापमान अगर बढ़ा तो अलग घटना घटेगी और तापमान अगर घटा
तो घटना बदल जाएगा। लेकिन घटना है, निश्चित है घटना घटेगी। तो इसी बात को हमको समझने के लिए दूसरा पॉइंट है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अभी हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में बदलाव का कारण क्या है? तो मुख्य कारण है तापमान। अच्छा, छोटा सा एक मैं एग्जांपल लेता हूं, बर्फ का टुकड़ा है, उसी पानी की तरह एक बर्फ का टुकड़ा हमारे पास है, बर्फ की सिल्ली। उस बर्फ की सिल्ली को मैं अगर यहां पर रख दूं, किसी सतह पर रख दूं, या अपनी हथेली पर रख दूं, या कोई भी सतह पर रख दूं, तो बताइए बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? वह बर्फ का टुकड़ा उसी अवस्था में अस्थिर रहेगा। अस्थिर तो रहेगा, कुछ तो करेगा नहीं, वो नहीं। लेकिन जब तापमान उसको मिलने लगेगा, वो चलेगा भी नहीं, एकदम अस्थिर रहेगा अपने जगह पे। लेकिन जैसे जैसे वो तापमान को एब्जॉर्ब करने लगेगा, तापमान उसको मिलना शुरू हो जाएगा, वो मेल्टिंग होने लगेगा, गलने लगेगा, और गल करके बन जाएगा जल पानी में बदल जाएगा। और वो पानी क्या करेगा? वो स्थिर रहेगा क्या? सोच लीजिए आप इस प्रैक्टिकल को अपने घरों में आसानी से करके देख सकते हैं। एक आइसक्रीम का टुकड़ा आप खरीद लीजिए, अपने हथेली या कोई बर्तन में रखिए, आप देखिए स्थिर रहेगा। लेकिन कुछ क्षण के बाद वो तापमान को ऑब्जर्व कर करके, और जब द्रव में बदल गया, पानी में बदल गया, तो वो पानी स्थिर रहने वाला नहीं है। वो पानी के अंदर क्या हुआ? गुण में बदलाव आ गया। वो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बढ़ेगा, यानी गतिशील हो गया। तो गतिशील होने का कारण क्या है? ड्यू टू हीट, उष्मा, यानी उष्मा पा करके उसमें गति आ गई, गति ऊर्जा इंक्रीज हो गया। पहले तो स्थिर था वो बर्फ, लेकिन जब जैसे जल बना, अब लुढ़केगा, इधर भागना चाहेगा, लेकिन भागेगा किधर? अपने से नीचे स्थान की ओर, ऊपर तो जाएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे अगर हीट अगर वो मिलता चला गया उसको, और हीट मिलता चला गया, तो वाष्पित होने लगेगा, वो गैस में बदल जाएगा। उसके बाद किसी भी दिशा में आसानी से वो मूव करने लगेगा। उसके बाद उसके पास दिशा का हिसाब भी समाप्त। पहले तो बर्फ था तो अस्थिर था, और पानी बन गया तो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बढ़ाव होगा उसका। लेकिन जब गैस बन गया तो किसी भी दिशा में, ऊपर की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, किसी भी दिशा में आसानी से विचरण कर सकता है। और ये कारण क्या है? हीट। इसका मतलब हीट किसी वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसकी गति में परिवर्तन लाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। इसका मतलब हीट का तो बहुत बड़ा रोल है, तापमान का। चलिए आगे देखते हैं। तब आप इतना बात समझ गए आप? तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान जब चेंज होगा, टेम्परेचर जब चेंज होगा, टेम्परेचर में जब बदलाव आएगा, तो क्या प्रभाव होगा उसका? क्या प्रभाव होगा? तो प्रभाव को चलिए देखते हैं। यहां पे ठोस अवस्था, कोई भी वस्तु है जो ठोस अवस्था में है, कोई भी वस्तु को अपनी जो ठोस अवस्था में है, उसको हीट करेंगे, उष्मा देंगे। उष्मा मतलब हीट किया, तापमान बढ़ाया गया, हीट दिया गया उसको। पहले जो उसका अपना हीट था, वातावरण का जो हीट था, उससे बढ़ाया गया, तो बदल गया किसमें? द्रव अवस्था। फिर उसको हीट किया गया, तब बदल गया गैसीय अवस्था में, गैस बन गया। अभी आपने बर्फ का उदाहरण को तो आपने सुना था भली भांति। यहाँ पे बर्फ है, ठोस अवस्था में हीट करेंगे, द्रव अवस्था पर में आ जाएगा, फिर हीट करेंगे, गैस, वो पानी बन करके उड़ जाएगा। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। अब उधर से देखिए, गैस है, गैसीय अवस्था है, तो गैस में शीतलता, टेम्परेचर को बिलो कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो गैस ऐसे शीतल होकर के और द्रव अवस्था में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? इसका मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल आपको देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देखते होंगे घरों में, एक गिलास ठंडे जल लीजिए, पूरा ठंडा है, फ्रिज का पानी मान के चलिए, फ्रिज का पानी आपने लिया एक गिलास, उस गिलास को रख दीजिए आप कुछ क्षण के लिए। आप देखेंगे गिलास को जब पकड़ेंगे तो उसके बाहर किनारा में वो आपका हाथ है सो भीग जाएगा। बाहरी किनारा गिलास है, वो स्टील का गिलास है, स्टील के गिलास में पानी तो रिसने की तो कोई संभावना है नहीं, वो तो मिट्टी का तो गिलास नहीं है जो कि पानी उसमें रिसेगा। लेकिन बाहरी किनारा जैसे आप पकड़ेंगे, क्योंकि उसमें पूरा फ्रिज का पानी है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम है,
पूरा ठंडा है, वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उससे भी नीचे है। और जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो आसपास के जो वातावरण है उसको अपनी ओर, उसके संपर्क में जो आएगा उसको क्या करेगा, वो उसको ठंडा करके और बदल देगा। किसमें? वो गैस जो था सो किसमें बदल जाएगा? द्रव में। पानी की बूंदें आपको दिखाई पड़ेगी, वो क्या है? द्रव है। और इसको और ठंडा करेंगे, पानी को जैसे और ठंडा कर दीजिए, डीप फ्रीज में रख दीजिए, तो अब क्या में बदल जाएगा? ठोस अवस्था बर्फ में बदल जाएगा। कब? शीतलता करने के बाद, टेम्परेचर बिलो कर देने के बाद, टेम्परेचर या घटा लेने के बाद। तब आप क्या देख रहे हैं कि ठोस अवस्था में है, जब हीट किया जाएगा तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, फिर उसको हीट किया जाएगा और हीट दिया जाएगा तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। उस गैसीय अवस्था में जब बदल गया तो उसको जब ठंडा किया जाएगा, शीतलता प्रदान की जाएगी तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, फिर उसमें और शीतलता प्रदान की जाएगी तो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ये इंटरचेंज है किसके बीच? ठोस से द्रव और द्रव से ठोस, द्रव से गैस और गैस से द्रव। आसानी पूर्वक आप इसे समझ गए होंगे। अब इसी को आप देखिए, यहां से ठोस से गया द्रव और द्रव से गया गैस। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थ इस नियम का पालन करेंगे। कुछ पदार्थ हैं जो इस रूल का पालन नहीं करते, इस रूल को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं क्यों मैं इतना भटकूंगा, ठोस में हम हैं, हमको हीट कर दीजिएगा तो हम द्रव में जाएंगे, फिर हीट करेंगे तो कहना ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। फास्ट है वो, कहते हैं मुझे हीट करिए तो सीधा मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो सीधा यहां से हम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए चलिए नेक्स्ट डायग्राम को हम देखते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण, तीनों यहां पे लिया गया, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को जोड़ दिया गया क्रम से। यहां भी हम लोग जोड़ सकते थे, इसको अगर मूव कर देते तो फिर वो एक डायग्राम यहां पे बन जाता है, एक एरो बन जाता है, ठोस से गैस हो जा रहा था। हमने उसको यहाँ स्टेट हम लोग दिखाया कि और अवस्था में परिवर्तन। अब यहाँ पे तीनों आपस में कैसे बदलाव करते हैं, उतना सारा बात आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा एक मामला और। तो देखिए, ठोस है, द्रव है, गैस है, तीन अवस्था है। अब ठोस से ये एरो बता रहा है कि ठोस से द्रव जब जाते हैं तो उसको कहते हैं संगलन। उस प्रक्रिया को अभी आप देखे थे, ठोस से द्रव गया, किसके कारण? हीट के कारण गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वो सिस्टम, काम जो हुआ, वो क्रिया जो हुई, क्रिया, उस क्रिया का नाम क्या दिया जाएगा? उसका नाम होगा संगलन, या गलना भी कहते हैं, गल जाना। ठोस से गल गया, द्रव में बदल गया। हम लोग घरेलू भाषा में भी बोलते हैं, कोई चीज गल जाता है इस तरह से कि गल गया। ठीक है। और द्रव में जब है, और द्रव से जो ठोस बन जाएगा, यहां पे पढ़ रहा था, द्रव से ठोस, शीतलता देने के बाद, यानी हीट कम करने के बाद, टेम्परेचर इसको घटाने के बाद, तो इसको जमना कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, जम गया, दही था जम गया, घी था जम गया, और भी कोई पदार्थ है तो जम गया। मतलब पहले लूज था, द्रव अवस्था में था, अब ठोस अवस्था में आ गया, जम गया, जमना। क्लियर है? आगे आइए, द्रव से जब गैस में जाएंगे, द्रव से हम जा रहे हैं गैस में। कब जा रहे हैं? जब उष्मा हम दे रहे हैं इसको, तो उष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन वो घटना क्या कहलाएगा? तो द्रव से गैस में जाने की घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन। वाष्पीकरण होना, उस क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प में बनना, वाष्पीकरण मतलब ही हुआ। घर में खाना बनाते हैं, देखते हैं बर्तन से गैस से जो निकलती है, वाष्प ही है। कुकर से जो निकलती है, जो आवाज आता है कुकर से, जो क्या है? वाष्प। जल है जो गैस में बदल गया, और इतना उसमें गति आ गया, इतना उसमें एनर्जी आ गया कि कितना स्पीड में उस बाहर निकलता है। ऊपर जो घुंडी लगी हुई रहती है, उस घुंडी को ऊपर उठा देता है, उसके पास एनर्जी आ गया। पहले एनर्जी नहीं था, कब आया? जब हीट लिया वो, तो उस घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। और जब गैस में रहेगा, द्रव में आएगा, यहाँ पे गैस से द्रव में आ रहा है, क्या करने पर? ठंडा करने पर, शीतलता यानी टेम्परेचर को बिलो करने पर, टेम्परेचर को घटाने पर। तो गैस से जब द्रव में आ रहा है तो उस घटना को संघनन कहते हैं। संघनित हो गया, संघनन होना, कंडेंसेशन बोला जाता है, संघनित हो जाना। द्रव, गैस से द्रव आ गया। ये तो
ठोस से द्रव, द्रव से गैस, आप तो देखे थे, उसका नाम हो गया। अब यहाँ पे आइए, ठोस से गैस सीधा यहाँ पे हीट करेंगे तो इतना होगा कि क्यों इतना फास्ट है कि यहाँ नहीं जाएगा, सीधा वहां पहुंच रहा है, तो यहाँ टपेगा, इसको टप जा रहा है। इस अवस्था को छलांग लगा दे रहा है, सीधा ठोस से चला जा रहा है गैस में, ठोस से चला गया सीधा गैस। इसको तो इधर से आना चाहिए था, घूम करके नहीं जाएगा भाई, इस शॉर्टकट रास्ता को अपनाएगा सीधा। तो ठोस से चला गया गैस में, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर, कपूर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। घर में आपके यहाँ भी कपूर है, कपूर यूज करते हैं आप, कपूर इसका उदाहरण है। कपूर को हीट करेंगे आप, द्रव नहीं दिखेगा आपको, सीधे गैस बन जाएगा वो। और उसके गैस को अगर आप शीतलता प्रदान कर दिए, ठंडा कर दिए, सीधे ठोस बन जाएगा, द्रव में आएगा ही नहीं। दोनों क्रिया होगी, ठोस से गैस बन गया तो गैस से ठोस बनेगा, वही उसको भी ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे। दोनों घटना को यहां से हम नाम दिया गया है ऊर्ध्वपातन। तो भाई कपूर जो गैस बन गया, जैसे शीतलता प्रदान होगी वो सीधे ठोस बन जाएगा, जम जाएगा, द्रव अवस्था आपको दिखेगा ही नहीं। इसका प्रायोगिक प्रैक्टिकल भी आपके बुक में दिया हुआ है। ऐसे इसका प्रैक्टिकल हम कपूर किस तरह से गैस में बदलता है, गैस से कैसे ठोस में आता है, इसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान भी हम आपको देंगे, व्यवहारिक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाया जाएगा इसका कैसे होता है। बस थोड़ा आप इंतजार करेंगे, मुझे समय मिलेगा अवश्य मैं आपको इसको दिखाऊंगा, क्योंकि लेबोरेटरी में ये सब सामान हमारे पास उपलब्ध है, आपको दिखाने में मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, बस सिर्फ समय का इंतजार करें। तो ये बात को आप समझ गए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और ठोस से गैस या गैस से ठोस, ये घटना को भी आपको जान लेना है। कितने घटना हो गए, 1 2 3 4 ये 5, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है। तो ये घटना को जानना है, किसको क्या कहते हैं, और ये सब सारा जो कारण हो रहा है, सारा जो घटना घट रहा है, इसका मेन हीरो जो है, कलाकार जो है, वो है हीट। उसके इशारे के बिना, उसकी क्रिया के बिना ये एक भी घटना संपन्न नहीं होगी, ना ये आपस में कुछ कर सकते हैं। तो आगे देखिए, एक पॉइंट और है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण ये इवेपोरेशन जो होगा, वेपराइजेशन जो होगा, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। यानी वाष्पीकरण बढ़ेगा कैसे, वाष्पीकरण घटेगा कैसे, उसके कुछ तो कारक होंगे। तो कारक कौन कौन हो सकता है जिसके कारण वाष्पीकरण कम होगा या अधिक होगा। तो पहला है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हम एक गिलास में वाटर रख देंगे और एक कटोरे में वाटर रख देंगे, बराबर अमाउंट में, सेम अमाउंट में। मान लिए हम आधा लीटर जल है, सो एक गिलास में रख दिए, बड़े गिलास में, और आधा लीटर जल एक बड़े से बाउल कटोरे में रख दिए, तो ज्यादा वाष्पीकरण किसका होगा, ज्यादा वाष्पीकरण कटोरे का होगा। क्यों होगा, क्योंकि कटोरा का जो बाहरी किनारा, ऊपर वाला किनारा, वो फैला हुआ रहेगा, उस पर तापमान ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा तापमान को ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा तापमान को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी क्रिया तेज से होगी, और एक कम तापमान को ऑब्जर्व करेगा गिलास वाला तो इसकी क्रिया धीमी होगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल वो सतह जिसका वाष्पीकरण होना है, उसका सतह कितना बड़ा है, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पहला पॉइंट। दूसरा तापमान, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना तेजी से बढ़ेगा उतना तेजी से वाष्पीकरण की क्रिया होगी, तो उस पर भी इफेक्ट करेगा। उसके बाद आर्द्रता, आर्द्रता की अगर आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण नहीं होगा, आर्द्रता अगर अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि आर्द्रता जो है वातावरण में मान लीजिए बहुत अधिक आर्द्रता है, तो बताइए जो जल है आसपास में वो वाष्पीकरण होगा, कहां जाएगा वो, वाष्पीकरण होकर के उसका होगा ही नहीं, वाष्पीकरण बहुत कम होगा, उसकी गति जो है सो कम हो जाएगी, होगा लेकिन उसकी गति कम हो जाएगी। आर्द्रता क्या है, वाष्पीकरण का ही एक रूप है जो वायुमंडल में फैला हुआ है। और वायु की गति, वायु की गति का आप कैसे समझेंगे, तो आप कहीं कभी देखिए, जो तेज हवाएं चलती है और जो हवाएं नहीं चलती है, तापमान एक समान है, तापमान एक समान है, और तेज हवाएं चल रही है, और एक बार है मंद हवाएं चल रही है, और दोनों समय हम कपड़े को गीला किए हैं
पानी में और उसको सुखाने के लिए हम कहीं पे लगाए हैं। तो आप देखेंगे कि ज्यादा जल्दी कपड़ा कहाँ पे सूख रहा है, जब, क्योंकि तापमान में हम कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, तापमान बराबर है। तो हवाएं जिस दिन तेज चलेगी, हवाएं जब धीमी चलेगी तो वाष्पीकरण की गति भी धीमा होगा। हवाएं तेज चलेगी, वाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण तेजी से होगा। तो ये 4 कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, और ये चारों कारक को आप आसानी से समझ के, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, इस पर डिपेंड करता है वाष्पीकरण की गति। ठीक है प्यारे विद्यार्थीगण, इसके बाद फिर नेक्स्ट मैटर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपके समक्ष हम लाएंगे। धन्यवाद।